लंबी चौड़ी बहू। ये प्रेम कहानी शुरू होती है दिल्ली से नोएडा जाने वाली बस में। जिस बस में सवारी कर रहा होता है पराग और उस बस की कंडक्टर होती है अनुराधा। ओके, टिकट दिखा, टिकट टिकट। चाचा का प्लेन नहीं चल रहा है यहाँ तेरा, जिसमें फ्री में सवारी कर रहा है। हिसाब देना होता है हम लोगों को सरकार को। निकाल पैसे, चल। पराग दूर से अनुराधा को देखता है। अरे यार, कितनी धाकड़ लड़की है। मजाल है कोई कुछ बोल दे। कितनी समझदार और कितनी कॉन्फिडेंट। आज से मैं तो इसी बस में घर जाया करूंगा। अब क्या था, भले पराग को घर जाने के लिए 10 बस छोड़नी पड़े, भले 20 किलोमीटर की यात्रा खड़े होकर पूरी करनी पड़े, लेकिन आने जाने का सिलसिला वो अनु की बस पर ही करता। एक दिन, ओह क्या करता है तू? हाँ, मैं नोटिस करती हूँ, देखता रहता है मुझे जब देखो तब। हाँ, वो मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और शादी भी तुम्ही से करूंगा। हैं? वाह जी वाह, तू ना कोई प्रधानमंत्री हो गया कि आज से 500 की नोट बंद और नोट बंद। ना जी ना, इतनी तो नहीं चलती, लेकिन हाँ, तुम्हें प्यार करता हूँ। तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होने दूंगा, ये वादा करता हूँ। हाइट देखिए अपनी। मेरे लिए कोई ऐसा लड़का चाहिए जो मेरी तरह लंबा चौड़ा हो। अरे जोड़ी भी तभी अच्छी लगती है। जरूरी नहीं है, जो आपको खुश रखे, आपकी इमोशंस को समझे और आपसे बहुत सारा प्यार करे, जोड़ी तो उसी के साथ अच्छी लगती है। फिर क्या था, हीरोइन को हीरो से प्यार हो जाता है और दोनों शादी कर लेते हैं। शादी के बाद देख, अब तो इस घर की बहू है। अगर समझ गई है तो ये कंडक्टर वाली ड्रेस पहनकर घर से निकलने की जरूरत नहीं है। पराग अच्छा कमाता है तो तेरी नौकरी की भी जरूरत नहीं है हम लोगों को। अरे कैसी बात कर रही है माँ जी? यूँ कोई सरकारी नौकरी छोड़ता है क्या? और जब मेरी नौकरी लगी थी, मेरी अम्मा कितनी खुश हुई थी पता है? मैं तो नौकरी करूंगी। अरे नौकरी करेगी तो डंडे से मारूंगी, और हाँ, जो निकली घर से बाहर ना तो हाथ पैर तोड़ दूंगी और घर से बाहर निकाल दूंगी, देख लेना। अनु को समझ में नहीं आता कि वो सास को कैसे समझाए कि सरकारी नौकरी लगना आसान बात नहीं होती और उसने इस नौकरी को पाने के लिए कितनी हार्ड वर्क की थी। रात को अनु पराग से बात करती है। देखो पराग, मैं नौकरी करना चाहती हूँ। मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी माँ को मेरी नौकरी से प्रॉब्लम होगी, वरना। ऐसी बात नहीं है, मैं माँ को समझाता हूँ। अगले रोज, देखो माँ, महंगाई का जमाना है और मेरी प्राइवेट नौकरी है। आज है कल का पता नहीं। वैसे भी अनु की सैलरी मेरी सैलरी के बराबर है। अगर ये भी नौकरी करेगी तो हम लोगों को जिंदगी जीने में आसान हो जाएगी ना। सास को बेटी की बात समझ में आती है और वो अनु की नौकरी के लिए मान जाती है। अगले रोज, बेटा बहू, तुम लोगों को लेकर मुझे कुल देवी के दर्शन के लिए जाना है, तो रविवार को दोनों सुबह ही तैयार हो जाना। अगले रोज दोनों तैयार हो जाते हैं और कुल देवी के मंदिर पहुंच जाते हैं। क्या संतोषी बहन, ये कैसी बहू ले आई हो? बहू बेटा लग रही है और बेटा बहू। अरे कोई पहलवानी लड़ानी थी क्या जो इतनी लंबी चौड़ी बहू ले आई? अब क्या बताए पंडित जी, जो बेटे ने पसंद किया हमने उसे हाँ कर दी। अब बेटा जाने और उसका परिवार, और ये तो बस कंडक्टर की नौकरी करती है इंटरस्टेट। और सच्ची, वाह वाह वाह, यह तो बड़ी बात है संतोषी। तुम तो किस्मत वाली निकली जो सरकारी नौकरी की बहू ले आई। यह तो वही बात हो गई कि घी के लड्डू का कोई शेप थोड़ी ना देखता है तो घी का लड्डू ही। सास को बहू की तारीफ सुनकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो जल्दी से पूजा पाठ करवा कर उन लोगों को घर ले आती है। एक रोज, संतोषी बहन, तुम लोगों का घर बड़ा अजीब सा लगता है। भाई साहब बहन जी और बहन जी भाई साहब जैसी। अरे बस किया कर, सरकारी नौकरी देखी तो हाँ बोल दिया, और इतना भी क्या, पैसे की चिंता। चलती हूँ, खाना बनाना है। क्यों, बहू नहीं बनाती क्या खाना?
अरे नहीं, वो तो नौकरी करने जाती है ना, तो उसके आने से पहले खाना बना देना पड़ता है, वरना पता है ना आजकल की लड़कियों की ज़बान कितनी लंबी होती है। तेरी बहू की तो कुर्सी तोड़ने वाली नौकरी है, यहाँ बैठती है जैसे उठकर ऑफिस में बैठ जाती है, फिर क्यों थक जाती है कि खाना भी नहीं बना पाती। मेरी बहू भले कंडक्टर है, लंबी चौड़ी, लेकिन बता रही हूँ सारा दिन सवारी से मत्था पच्ची करती है, लेकिन मजाल है शादी के बाद एक दिन भी मुझे किचन में जाने दिया हो ना जी ना। दोनों पड़ोसन वहां से चली जाती है। सास बाजार जाती है और एक ट्रेड मशीन ले आती है। अरे माँ जी, इस उम्र में आप घर पर जिम खोलेंगी? अरे तेरे लिए लाई हूँ, रोज चलाकर 2 घंटे इस पर, पतली हो जाएगी। और खाना कम खाया कर, जब देखो बकरी की तरह मुंह चलता रहता है तेरा। वाह जी वाह, एक ही तो शौक है खाना खाने का, वो भी रोक दो। हाँ, लेकिन सास तो सास थी, बहू के खाने से लेकर एक्सरसाइज सबका हिसाब किताब रखने लगती है। अरे मैं मोहल्ले वालों को बताकर रहूंगी कि मेरी बहू भी शिल्पा शेट्टी की तरह पतली हो सकती है। वही बहू बस में जब सवारी का टिकट काट रही होती है, उसे चक्कर आ जाता है और वो गिर जाती है। सवारी हैरान परेशान हो जाती है और ड्राइवर को वहाँ बुलाती है। अरे शहर नहीं थी हमारे कंडक्टर साहिबा, लेकिन जब से शादी हुई है बकरी बन गई है। सास को तो बस इनके खाने की ही लगी रहती है। ड्राइवर बस में बिठाकर बहू को घर छोड़ आता है और सास को कहता है, अरे पता है आपकी बहू कितनी धाकड़ है, किसी को बात करने से पहले 4 बार सोचना पड़ता है कि बोले या ना बोले, कहीं झापड़ ना पड़ जाए। और आप है कि इन्हें बकरी बनाने में लगी है। अरे चुप, निकल यहाँ से। मेरी बहू है, मैं इसे बकरी बनाऊं या फिर गीदड़, तुम्हें क्या पता लोग कैसा मजाक उड़ाते हैं कि बहू इनकी बस की कंडक्टर है। बोलो मुझे कैसा लगता होगा? अरे काम तो काम होता है माँ जी, वो छोटा या बड़ा नहीं होता। खैर जैसी आपकी मर्जी, चलता हूँ मैं, नमस्ते। ड्राइवर वहां से चला जाता है। बहू ठीक हो जाती है। एक बार आधी रात को कोई संतोषी का दरवाजा खटखटाता है। अरे इतनी रात में कौन आ गया? मेरा घर है, कोई पुलिस स्टेशन की घंटी नहीं जो बजाए जा रहे हो। खोल रही हो दरवाजा। जैसे ही दरवाजा खुलता है, सामने वही पड़ोसन खड़ी होती है जो अनु की कुछ दिन पहले बुराई कर रही थी। मेरी बहू के पेट में दर्द हो रहा है, उसे जल्दी अस्पताल पहुंचाना जरूरी है। हाँ तो पहुंचाओ, और जल्दी लड्डू के साथ खुशखबरी भी सुना देना। हाँ, काहे हमारा दरवाजा पीट रही हो? अरे सुनो तो, अपनी बहू से कहो ना कि सरकारी बस को थोड़ी देर के लिए दरवाजे बुला ले। क्या है ना, कोई साधन नहीं है अस्पताल ले जाने के लिए। सास अनु को कहती है और अनु बस को बुलाकर पड़ोस वालों की मदद करती है, जिसके बाद पूरे मोहल्ले में अनु की तारीफ होने लगती है। सच में लंबी चौड़ी बहू के साथ साथ लंबा चौड़ा दिल भी है बहू का। लव मैरिज वाली बहू। सुबह का वक्त था और सरला जी काफी उदास चेहरा लिए हुए पार्क में बैठी हुई थी। तभी उनकी सहेली सुमन वहां पर आती है। क्या हुआ सरला जी, आज मॉर्निंग वॉक करने का इरादा नहीं है क्या? इस तरह चुपचाप क्यों बैठी हैं? आई तो थी ये सोचकर कि पार्क में जाकर थोड़ी देर पहले टहल लूंगी, लेकिन क्या करूं, मन ही नहीं कर रहा। अरे सब ठीक है, तो इतनी परेशान क्यों नजर आ रही है? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है, सब ठीक है। अरे भाई, अब तो आपको खुश नजर आना चाहिए। अभी कुछ महीने पहले तो बेटे की शादी हुई है, घर में नई बहू आई है, आपके चेहरे पर तो रौनक नजर आनी चाहिए। अरे छोड़ो भी, आजकल की बहुओं के बारे में क्या बताऊं आपको। क्यों, क्या हुआ बहन जी, कोई परेशानी है क्या? कुछ किया क्या बहू रानी ने? अरे भाई, अभी तो शादी को 6 महीने हुए हैं। अब आपसे क्या छुपाना, आप तो जानती है मेरे बेटे ने लव मैरिज की है, और मुझे ना इन लव मैरिज वाले बहुओं पर बिल्कुल भरोसा नहीं। ना जाने कब मेरे बेटे के कान भर दे। अरे लेकिन सरला जी,
आपके बहू बेटा तो आपके साथ ही रहते हैं, फिर आपको इस बात का डर क्यों है? पता नहीं क्यों बहन जी, अभी तो मुझे अपनी बेटी दीपाली की भी शादी करनी है। बस इसी बात को सोचकर परेशान रहती हूँ। ये लव मैरिज वाली बहू पता नहीं कितने दिन परिवार में एडजस्ट कर पाएगी। कल को अगर बेटे को लेकर दूसरी जगह चले गई तो क्या होगा? अरे हाँ, याद आया, दीपाली तो दिल्ली में नौकरी करती है ना? हाँ हाँ, बहुत अच्छी नौकरी लगी है उसकी। और आप किसी से कहना मत, अपने ऑफिस में साथ में काम करने वाला कोई लड़का उसे बहुत पसंद है, बता रही थी मुझे। लेकिन अभी तो आप कह रही थी कि आपको लव मैरिज और इन सब में भरोसा नहीं है। अरे तो क्या हुआ, जहाँ बेटी खुश रहे वहीं मैं खुश हूँ। और वैसे भी बेटी को तो दूसरे घर जाना है, वो लोग जाने और उनकी बहू जाने, मुझे तो बस अपनी बेटी का ब्याह करना है। अच्छा, ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। लेकिन मुझे लगता है कि आप अपनी बहू के लिए कुछ ज्यादा ही सोच रही हैं। क्या पता वो वैसी ना हो जैसी आप समझ रही हो। सरला जी अपनी जगह से उठते हुए कहती है, अब ये तो भगवान जाने, बस मेरी बेटी दीपाली की शादी उसकी पसंद से हो जाए तो मैं गंगा नहा लूं। चलिए बहुत देर हो गई है, मैं भी अब घर जाती हूँ। अच्छा, ठीक है, मैं भी चलती हूँ। अगले दिन जब सरला जी अपने घर पर बैठकर चाय की चुस्कियां ले रही थी, तभी उनकी बहू वहाँ पर आती है। मम्मी जी, मैंने एक जगह नौकरी के लिए अप्लाई किया था और वहाँ से सब कुछ पॉजिटिव आया है। मैं भी नौकरी करना चाहती हूँ ताकि घर के खर्चों में थोड़ा हाथ बटा सकूं। अरे बहू, तुम्हें नौकरी करने की क्या जरूरत है? मेरा बेटा अच्छा खासा कमाता है, क्या तुम्हें किसी बात की कोई कमी है? तभी सरला जी का बेटा वहाँ पर आता है। नहीं माँ, उसे किसी बात की कमी नहीं है, लेकिन वो इतनी पढ़ी लिखी है और अगर नौकरी करना चाहती है तो हमें उसे नौकरी करने देना चाहिए। कुछ पैसे घर में आएंगे, हम सबकी मदद हो जाएगी। तुम तो ऐसे कह रहे हो बेटा जैसे ये घर तुम्हारी पत्नी की कमाई पर ही चलता है। अरे नहीं मम्मी जी, इनके कहने का ये मतलब नहीं है। बस मेरी ही नौकरी करने की इच्छा थी, इसलिए आपकी परमिशन चाहते हैं। अब भाई, मेरा बेटा तुम्हें लव मैरिज करके घर में लाया है, मैं तुम्हें कुछ कैसे कह सकती हूँ? जो मर्जी आए करो। सरला जी का बेटा और बहू वहाँ से चले जाते हैं। अब उनकी बहू नौकरी करना शुरू कर देती है। कुछ ही दिन बाद सरला जी की बेटी दिल्ली से अपने घर आती है और अपनी माँ से कहती है, माँ, मैंने आपको बताया था ना, मुझे अपने ऑफिस में साथ काम करने वाले एक लड़के से बहुत प्यार है, मैं उससे शादी करना चाहती हूँ माँ। हाँ, तो मैंने कब मना किया? अगर तुम उसे पसंद करती हो तो उसके घर वालों को कहो, हम आपस में बात करके तुम्हारी शादी तय कर देते हैं। अरे लेकिन माँ, एक बहुत बड़ी परेशानी है। क्या परेशानी है बेटा? माँ, वो लड़का बहुत अच्छा है, लेकिन कुछ ज्यादा ही पैसे वाले घर से उसके माँ बाप। उन्हें मेरे और उसके रिश्ते से वैसे तो कोई परेशानी नहीं है, लेकिन वे चाहते हैं कि शादी 5 स्टार होटल में हो। अरे ऐसे कैसे? हम तो मिडिल क्लास लोग हैं, हमारे लिए 5 स्टार होटल में शादी करना कोई आसान काम थोड़ी ना है। लेकिन माँ, मैं क्या करूँ? मैंने उनसे बात करने की बहुत कोशिश की, बस एक किसी जगह बात अटक गई है। साफ साफ कह दो बेटा, शादी करनी है तो ठीक है, लेकिन ये 5 स्टार में शादी करने वाली शर्त मैं नहीं मान सकती। अरे कैसी बात कर रही हैं आप मम्मी जी? अगर दीपाली को कोई लड़का पसंद है तो हम उनकी शादी के लिए पूरी कोशिश करेंगे, और अगर बात पैसों की है तो कोई परेशानी नहीं है। हाँ, तुम्हें तो बस बहुत आसान लगता है सब। जिस तरह तुमने मेरे बेटे से इतनी आसानी से शादी कर ली, सारे काम उतने आसानी से नहीं होते, समझ में आया? हर काम करने में पैसे लगते हैं। लेकिन माँ, मैं उस लड़की को बहुत पसंद करती हूँ। सही बात है बेटा, लेकिन तुम उस लड़के से साफ साफ कह दो, अगर उसे तुमसे शादी करनी है तो अपने घर वालों को मनाए। अगर नहीं मना सकता तो तुम दोनों अपनी गृहस्थी अलग से कहीं सेट कर लो। कोई जरूरत नहीं है अपने माँ बाप के साथ रहने की। मम्मी जी, ये आप क्या कह रही हैं? मैं भी तो आपके बेटे के साथ लव मैरिज करके आई हूँ। अगर मैंने भी ऐसा ही किया होता तो? अब तो मुझे उल्टा जवाब देने लगी। देखो बहू,
मैं तुम्हारी सास हूँ, मुझसे ठीक से बात करो। लेकिन माँ, भाभी ठीक तो कह रही हैं। हाँ, अगर बात शादी के खर्च की है तो मैं उस लड़के से कुछ कह सकती हूँ, लेकिन उससे अपने घर वालों से अलग होने के लिए कहना ये सही होगा क्या? आप तो समझिए माँ। और वैसे भी मम्मी जी, मैंने कुछ महीने पहले जॉब करना शुरू कर दिया था और अपनी पूरी सैलरी बचा कर रखी है। आप चिंता मत कीजिए, मैं दीपाली की शादी में कोई कमी नहीं होने दूंगी। तुम अपनी सारी तनख्वाह मुझे मेरी बेटी की शादी का खर्च करने के लिए दे दोगी? हाँ माँ, मैंने भाभी को पहले ही सब कुछ बता दिया था और वो इस बारे में सब कुछ जानती थी, इसीलिए उन्होंने पहले ही नौकरी करनी शुरू कर दी ताकि मेरी शादी धूमधाम से हो सके। तभी सरला जी का बेटा वहाँ पर आता है। देखा माँ, जैसा हम हर समय समझते हैं वैसा होता नहीं है। आपको लव मैरिज करने वाली बहू से नफरत थी ना, लेकिन अपनी ही बेटी की लव मैरिज पर आपको कोई एतराज नहीं था। ये तो गलत बात है ना। हाँ बेटा, सही कह रहे हो तुम। बहू, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे बारे में गलत सोचा। आज से मैं बहू और बेटी में कोई फर्क नहीं करूंगी और अपनी लव मैरिज वाली बहू से तो बिल्कुल नफरत नहीं करूंगी। नीरू का बेटा फौज में बड़ी पोस्ट पर था। वो हमेशा तैनाती में बाहर रहता। घर में अकेली नीरू बोरियत महसूस करती थी। नीरू की सहेलियों ने उसे सलाह दी कि वो अपने बेटे की शादी करवा दे। बहू के आ जाने से सब ठीक हो जाएगा। बेटा अपार, तू तो फौज में रहता है, मुझे घर में अकेलापन काटने को दौड़ता है। तू एक काम कर बेटा, शादी कर ले, फिर बहू के साथ मैं घर में आराम से रहूंगी। क्या माँ, मैं जब तक मेजर नहीं बन जाता शादी नहीं करूंगा। तुम कहीं घूमने जाया करो, लेकिन शादी की बात मत करो। इतना कहकर अपार वहां से चला जाता है, लेकिन जाते वक्त उसे माँ की भी चिंता रहती है। एक दिन दरवाजे की घंटी बजती है। नीरू दरवाजा खोलती है तो सामने एक सुंदर सी लड़की साड़ी पहनकर सर पर पल्लू रखकर खड़ी होती है। कौन हो तुम बेटा, और तुम्हें किसने भेजा है? मेरा नाम कंचन है और मैं आपके बेटे अपार की बीवी और आपकी बहू हूँ। तभी घर का फोन बजता है। नीरू फोन उठाती है तो अपार का फोन होता है। माँ, कंचन आ गई। वो आपकी बहू है माँ, और मैंने उससे शादी कर ली है। आप अकेली रहती है तो मैंने आपके लिए शादी कर ली माँ। अच्छा बेटा, बहू तो आ गई, बहुत सुंदर है। अब ना मैं आराम से घर में खुश रहूंगी। इतना कहकर नीरू जैसे ही कंचन की तरफ देखती है, वो उसके पैर छूती है। नीरू कंचन को आशीर्वाद देकर गले लगा लेती है। अगली सुबह नीरू सोकर उठती है तो अरे, सारा घर कितना चमक रहा है। इतनी सुबह घर का सारा काम किसने किया? तभी कंचन हाथ में स्वादिष्ट नाश्ता और चाय लेकर आती है और टिपॉय पर रखकर कंचन के पैर छूती है। बहू को देखकर नीरू काफी खुश हो जाती है। वो कंचन से कहती है, कंचन बेटा, आज मेरे घर में किटी पार्टी है, तुम मेरी सहेलियों के लिए कुछ अच्छा बना लेना। माँ, मुझे अच्छा बनाना नहीं आता, आप बता दीजिए, मैं बना दूंगी। अरे मैं भी तो नहीं जानती। ऐसा कर, शाम को इटालियन खाना, सी फूड और हाँ, चाइनीज खाना बना लेना, ठीक है? कंचन नीरू की बात सुनकर खुश हो जाती है। हाँ माँ, मैं तो ये सब बना सकती हूँ, आप चिंता ना करें। शाम को नीरू की सहेलियां आती हैं, जहाँ कंचन अकेले बनाए स्वादिष्ट खाना बनाकर खिलाती है। वो सारी सफाई कर सबको खुश कर देती है। कंचन अंदर किचन में जाती है कि तभी नीरू की सहेली बोल पड़ती है, अरे नीरू, तेरी बहू तो बड़ी परफेक्ट है, तेरी हर बात मानती है और सारा काम भी अकेले करती है, तुझे शिकायत का मौका भी नहीं देती। लेकिन क्या फायदा, बेचारी नीरू का जीवन तो बहू के आने के बाद भी बोरिंग का बोरिंग ही रहा। क्यों, ऐसा क्यों बोल रही है? अब तो मेरे साथ मेरी बहू भी रहती है। हाँ, रहती तो है, लेकिन मैं ऐसी लड़कियों को बहुत अच्छे से जानती हूँ। ये सारे काम इसलिए करती है कि तुझे लड़ाई करने का कोई मौका ना मिले
और तू फ्रस्ट्रेट हो जाए, समझी? नीरू भोली सूरत बनाकर कहती है, नहीं, मैं नहीं समझी। अरे घर में सास बहू की लड़ाई ना हो तो घर भी भला घर लगता है क्या? मेरे घर में ही ले ले, सुबह से बहू के साथ लड़ाई में इतनी चहल पहल रहती है कि मन हमारा भी लगा रहता है और पड़ोसियों का भी। नीरू मन में सोचती है, बात तो सही है, अगर ये मेरी शिकायत के बिना ही हर काम कर देगी तो मैं क्या करूंगी? रात को नीरू सोने के लिए कमरे में जाती है जहां कंचन उसके पैर दबाने लगती है। नीरू को अच्छा तो लगता है, लेकिन वो किसी भी तरह से उससे लड़ाई करना चाहती है। बहू, दर्द पैर में नहीं सर पर है और तू मेरे पैर दबा रही है। मैं सर दबा देती हूँ माँ जी। ये कहकर वो उसका सर दबाने लगती है। तू एक काम कर, मेरे लिए बादाम वाला दूध ले आ, जा। कंचन जाकर सास के लिए दूध ले आती है। अब नीरू उसे जो कहती कंचन झट से कर देती। बहू, जरा छत से जाले निकाल दे। जी माँ जी। कंचन 5 मिनट में ही पूरे घर के जाले साफ कर देती है। नीरू तो देखती की देखती ही रह जाती है। कमाल है, ये तो हर काम कर रही है। तरस गई मैं तो इससे लड़ाई करने को। इतना कह के नीरू चली जाती है। नीरू को एक दिन कंचन पर इतना गुस्सा आता है कि वो सोच लेती है आज तो उससे लड़कर ही रहेगी। मौका देखकर नीरू कंचन को पैर से लंगड़ी देकर गिरा देती है, जिसके बाद जो होता है नीरू को विश्वास ही नहीं होता। जमीन में 2 भागों पर गिरी कंचन के सारे पुर्जे बिखर जाते हैं। स्प्रिंग और उसके अंदर से रंग बिरंगी लाइट जलने लगती है। तभी घर की घंटी बजती है। नीरू डरकर दरवाजा खोलती है तो सामने अपार खड़ा होता है। क्या हुआ माँ, तुम इतना डर क्यों गई? कंचन ने कुछ किया क्या? कुछ कहा क्या उसने? मैं अभी बताता हूँ। तभी अपार की नजर कंचन पर पड़ती है। अरे माँ, तूने ये क्या किया? कंचन को तोड़ दिया। तुम्हारी खुशी के लिए मैंने रॉबर्ट को तुम्हारी बहू बनाकर भेजा था, जिससे तुम्हारी हर इच्छा पूरी हो और तुम खुश रहो। माँ, ये तो इंसान थी भी नहीं, इससे तो गलती हो ही नहीं सकती थी। फिर आपने इसे क्यों तोड़ा? क्या गलती थी इसकी माँ? बेटा, इसकी सबसे बड़ी गलती ये थी कि ये इंसानों की तरह सास से लड़ाई नहीं करती थी। अपार माँ की बात सुनकर हैरान रह जाता है।